दमिश्क में जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दाखिल हुआ था तो उसके साथ 700 सवार थे। तमाम मौरखीन ने यही तादाद लिखी है, लेकिन तारीख सुल्तान अय्यूबी के उन जांबाजों से बेखबर है जिनमें से कोई ताजरों के बहरूप में, कोई बेजरर मुसाफिरों के भेस में और कोई शामी फौज के मामूली सिपाहियों के लिबास में एक एक भी 2-2 और 4-4 की टोलियों में भी दमिश्क में दाखिल हुए थे। इनमें ज्यादातर सुल्तान अय्यूबी के खामोश हमले से पहले ही यहाँ आ गए थे और कुछ उस वक्त दाखिल हुए थे जब दमिश्क के दरवाजे सुल्तान अय्यूबी के लिए खुल गए थे। ये जासूसों का दस्ता था जिन्हें जांबाज जासूस कहा जाता था, क्योंकि ये हर किस्म की लड़ाई, हर हथियार के इस्तेमाल, हर तरह की तबाहकारी के माहिर थे और दिमागी लिहाज से मुस्तैद और ज़हीन। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो जान की परवाह नहीं करते थे। ऐसे ऐसे खतरे मोल लेते थे जिनके तसव्वुर से ही आम सिपाही बिदक जाते। ऐसा जज्बा सिर्फ ट्रेनिंग से पैदा नहीं होता। इस काम के लिए ऐसे जवान मुंतखब किए जाते थे जिनके दिलों में अपने मजहब का इश्क और दुश्मन की नफरत भरी होती। ये जांबाज जुनूनी किस्म के मुसलमान होते थे। सुल्तान अय्यूबी ने ऐसे जांबाजों के कई दस्ते तैयार कर रखे थे। सुल्तान अय्यूबी जब 700 सवारों के साथ दमिश्क को रवाना हुआ था तो उसने मुंतखब लड़ाका जासूसों का एक दस्ता खुसूसी हिदायत के साथ दमिश्क को रवाना कर दिया था। इनमें एक हिदायत ये थी कि अगर दमिश्क की फौज मुकाबले पर उतर आए तो ये जासूस शहर के अंदर अपनी समझ और जरूरत के मुताबिक तखरीबकारी करें और वो दरवाजे खोलने की भी कोशिश करें। इनमें ऐसे भी थे जिन्हें शहरियों में दहशत, भगदड़ और अफरा तफरी और अफवाहें फैलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। इन तमाम जांबाजों की तादाद 2 और 300 के दरमियान थी। उस वक्त के वाक़े निगारों ने सही तादाद नहीं लिखी, सिर्फ ये लिखा है कि सुल्तान अय्यूबी की आमद के वक्त दमिश्क में 200-300 जासूस और तबाहकार मौजूद थे। एक फ्रांसीसी वाक़े निगार ने सलीबी जंगों के हालात और वाक़यात कलम बंद करते हुए सुल्तान अय्यूबी के लड़ाका जासूसों के मुताल्लिक बहुत कुछ लिखा है। उसने उन जांबाजों के इस्लामी जज्बे को मजहबी जुनून भी कहा है और ये भी लिखा है कि ये जासूस नफ्सियाती मरीज थे। उस फ्रांसीसी ने तो मजहबी जुनून की तौहीन की है कि उसे नफ्सियाती मरज कहा है, लेकिन ये नफ्सियाती कैफियत ही थी। मुसलमान साहिब ईमान सिर्फ उस सूरत में बनता है जब मजहब उसकी नफ्सियात का जुज बन जाता है। इन जांबाजों को जासूसी और तबाहकारी की ट्रेनिंग अली बिन सुफियान और उसके 2 नायबीन हसन बिन अब्दुल्लाह और जाहिदान ने दी थी और मार्का आरआई की ट्रेनिंग तजर्बाकार फौजियों के हाथों मिली थी। अब जबकि सुल्तान अय्यूबी दमिश्क में था, अली बिन सुफियान काहिरा में, वहां के अंदरूनी हालात पूरी तरह नहीं संभले थे। सुल्तान अय्यूबी की गैर हाजिरी, दमिश्क पर उसके कब्जे और खिलाफत की माजूली की सूरत में मिस्र में सलीबी तखरीबकारी का खतरा बढ़ गया था। इसलिए अली बिन सुफियान को वहीं रहने दिया गया था। दमिश्क में उसका एक नायब हसन बिन अब्दुल्लाह आया था, वही जासूस जांबाजों के दस्ते का कमांडर था। दमिश्क पर सुल्तान अय्यूबी ने कब्जा कर लिया तो वहां की बेशतर फौज सालार तौफीक जवाद की ज़ेर कमान सुल्तान अय्यूबी से मिल गई। बाकी फौज और खलीफा के बॉडी गार्ड दस्ते खलीफा और उसके हवारी उमरा के साथ दमिश्क से भाग गए थे। तवक्को थी कि सुल्तान अय्यूबी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए फौज उनके ताक़ुब में भेजेगा, लेकिन उसने ऐसी कोई हरकत न की। 2-3 सालारों ने उसे कहा भी कि उन उमरा वगैरह को पकड़ना जरूरी है जो भाग गए हैं। वो कहीं इकट्ठे हो जाएंगे और इत्मीनान से सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ जंगी तैयारी करेंगे। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो सलीबियों से भी मदद मांगेंगे जो उन्हें मिल जाएगी, लेकिन मैं अंधेरे में कभी नहीं चला। पहले ये मालूम करना है कि वो गए कहाँ हैं और उनका मरकज कौन सा बनेगा। आप लोग परेशान न हो, मेरी आंखें और मेरे कान भागने वालों के साथ ही चले गए हैं। वो बदबख्त इतनी जल्दी हमला करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि सलीबी क्या करेंगे। वो मिस्र पर भी यलगार कर सकते हैं, वो शाम पर भी हमला कर सकते हैं। वो शायद इस इंतजार में हैं कि मैं क्या करूंगा। हो सकता है वो मेरी चाल के बाद अपनी चाल चलना चाहते हों। आप फौज को मेरी बताई हुई तंजीम में लाकर उनकी तरबियत और जंगी मशक़ें जारी रखें। सुल्तान अय्यूबी ने जिन्हें अपनी आंखें और अपने कान कहा था वो यही जासूस थे जो मिस्र से यहाँ आए थे। उनमें कुछ ऐसे भी थे जो उन्हीं इलाकों के रहने वाले थे। जब अल मलिक अल साले और उसके उमरा वुज़रा दमिश्क से भागे तो उनके साथ सुल्तान अय्यूबी के बहुत से जासूस भी चले गए थे। भागने वालों की तादाद कम नहीं थी। तमाम उमरा और वुज़रा और कई एक जागीरदारों और हाकिमों का अमला भी था। फौज की भी कुछ नफरी थी और बड़ों के खुशामदी लोग भी थे। ये तितर बितर होकर भागे थे। उनके साथ जासूसों का चले जाना आसान था। ये जासूस इस मिशन पर साथ गए थे कि देखें अल साले और उसके पालने वाले उमरा क्या जवाबी कार्रवाई करेंगे और उन्हें सलीबियों की कितनी कुछ और कैसी मदद हासिल होगी। ये जासूस जो दमिश्क से बाहर गए थे हसन बिन अब्दुल्लाह के खुसूसी मुंतखब अफराद थे।
वो इस सूरत-ए-हाल के सियासी पस मंजर को अच्छी तरह समझते थे। उनमें एक माजिद बिन मोहम्मद हिजाजी था, खूबरू जवान, जिस्म निहायत मौजू और गठा हुआ, और उसे खुदा ने जबान की ऐसी चाशनी दी थी जिसमें तिलिस्माती असर था। तकरीबन हर जासूस की शक्ल सूरत और औसाफ ऐसे ही थे, लेकिन माजिद बिन मोहम्मद उन सब से बरतर लगता था। उन जासूसों की इतनी अच्छी सेहत का राज गालिबन ये था कि उन्हें किसी किस्म के नशे की आदत नहीं थी और वो अय्याशी को भी पसंद नहीं करते थे। उनके अखलाक में जो पुख्तगी थी उसने उनमें फौलाद जैसी कुव्वत इरादी पैदा कर रखी थी। उनका कौलो फेल मजहब का पाबंद था। माजिद हिजाजी अपने साथियों की तरह उस फौलादी किरदार का नमूना था और रूह की जो पाकीज़गी थी उसने उसके चेहरे को हसीन बना रखा था। वो दमिश्क से भागा जा रहा था। उसके नीचे अरब की आला नस्ल का घोड़ा था। उसके पास तलवार थी और घोड़े की जीन के साथ चमकती हुई अन्नी वाली बर्छी। वो वीराने में अकेला जा रहा था। उसने हलब की समत जाते हुए बहुत से लोगों को देखा था। उसे कोई एक भी ऐसा नजर नहीं आया था जिसके साथ वो जाए। वो अपने लिए कोई हमसफर ढूंढ रहा था जो उसके मिशन के लिए सूदमंद हो सके। ऐसा हमसफर फौज का कोई आला अफसर हो सकता था या कोई ऐसा अमीर जिसे अल सौलेह का कुर्ब हासिल होता। उसकी सुराग रसा आंखें अल सौलेह को ढूंढ रही थीं। उसने चंद एक लोगों से पूछा भी था कि वो किस तरफ गया है, मगर उसे अल सौलेह का कोई सुराग न मिला। उसे मालूम था कि अल मलिक सौलेह नूरुद्दीन जंगी मरहूम की उम्र या उसकी खूबियों जैसा कोई आदमी नहीं, बल्कि वो कोई 11 साल की उम्र का बच्चा है जिसे मफाद परस्त उमरा ने अपने मकासद के लिए सल्तनत की गद्दी पर बिठाया है और अमलन हुक्मरान ये उमरा खुद बने हुए हैं। वो तसव्वुर में ला सकता था कि वो बच्चा अकेला नहीं जा रहा होगा, उसके साथ अमीरों वजीरों और दरबारियों का काफिला होगा और उस काफिले के साथ जर्रो जवाहिरात और मालो दौलत से लदे हुए ऊंट होंगे। माजिद हिजाजी ने सोचा था कि ये काफिला उसे नजर आ गया तो वो अल मलिक सौलेह का मुरीद बनकर काफिले में शामिल हो जाएगा। ये कामयाबी हासिल होने की सूरत में उसे अच्छी तरह मालूम था कि उसे क्या करना है और सीनों से राज किस तरह निकालने हैं, मगर उसे अपने शिकार का कोई सुराग न मिला। आगे चट्टानी इलाका आ गया जहां हरियाली भी थी। जरा सस्ताने के लिए वो चट्टानों के अंदर चला गया। एक जगह उसे 2 घोड़े नजर आए। उनसे जरा परे हरी भरी घास पर एक आदमी लेटा हुआ था और उसके साथ एक औरत थी। वो सोए हुए मालूम होते थे। वो जरा फासले पर रुक गया और घोड़े से उतरकर एक दरख्त के नीचे लेट गया। एक घोड़ा हिनहिनाया तो वो आदमी उठ बैठा। लिबास से वो ऊंचे दर्जे का फर्द मालूम होता था। उसने माजिद हिजाजी को देखा तो उसे अपने पास बुलाया। माजिद उसके पास चला गया और उससे हाथ मिलाया। औरत भी उठ बैठी। वो औरत नहीं, जवान लड़की थी और बहुत खूबसूरत। उसके गले का हार बता रहा था कि ये लोग मामूली हैसियत के नहीं। उस आदमी की उम्र 40 के लगभग थी और लड़की 25 साल से कम लगती थी। माजिद ने उन दोनों को एक नजर में भांप लिया। उस आदमी ने माजिद से पूछा, तुम कौन हो? दमिश्क से आए हो? माजिद ने कहा, मैं दमिश्क से ही आया हूं, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि मैं कौन हूं। आप सफर में कैसे हैं? उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, गालिबन हम एक ही सफर के मुसाफिर हैं। तुम शरीफ आदमी मालूम होते हो। माजिद हिजाजी के होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसने कहा, क्या आप यकीन करना चाहते हैं कि मैं शरीफ हूं या बदमाश? जिसके साथ इतनी हसीन लड़की हो और लड़की के गले में इतना कीमती हार हो और साथ माल और दौलत भी हो, वो हर राही को बदमाश और डाकू समझता है। मैं डाकू नहीं हूं। आपको डाकुओं से बचा जरूर सकता हूं, खा मेरी जान चली जाए। उसके दिमाग में अचानक एक बात आ गई जो उसने तीर की तरह मुंह से निकाल दी। उसने कहा, दमिश्क से भागे हुए कुछ लोग डाकुओं का शिकार हो गए हैं। मैंने रास्ते में 2 लाशें भी देखी हैं। ये मौका डाकुओं के लिए निहायत अच्छा है कि लोग मालो दौलत के साथ दमिश्क से भाग रहे हैं। लड़की का इतना दिलकश रंग उड़ गया। वो अपने आदमी के साथ लग गई। कुछ ऐसी ही हालत आदमी की हो गई। माजिद हिजाजी जान गया कि ये लोग कौन हैं और क्या हैं। उन पर खौफ व हरास गालिब करके उसने अपनी जबान के करिश्मे दिखाने शुरू कर दिए। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी को बुरा भला कहा और सुल्तान अल मलिक सौलेह की मदाह सराय यूं की जैसे वो जमीन व आसमान का वाहिद बरगुजीदा इंसान हो। माजिद ने उस पर दहशत का गलबा और ज्यादा पुख्ता करने के लिए कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दमिश्क से भागे हुए आप जैसे लोगों को लूटने और उनसे जवान बेटियां और बीवियां छीनने के लिए अपनी फौज के दस्ते इधर भेज दिए हैं। ये लड़की आपकी क्या लगती है? वो बोला, ये मेरी बीवी है। माजिद हिजाजी ने पूछा, और दमिश्क में आप कितनी बीवियां छोड़ आए हैं? वो बोला, 4। माजिद ने कहा, खुदा करे ये 5वीं खैरियत से आपके साथ मंजिल पर पहुंच जाए। उस आदमी ने पूछा, अय्यूबी की फौज कितनी दूर है? तुमने सिपाहियों को लूट मार करते देखा है? माजिद हिजाजी ने कहा, हाँ देखा है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं भी सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज का सिपाही हूं तो आप क्या करेंगे? वो कांपने लगा।
मुस्कुराया भी मगर मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा और तुमसे इल्तिजा करूंगा कि मुझे कंगाल न करो, और मैं तुमसे ये इल्तिजा भी करूंगा कि इस बेचारी को मेरे साथ रहने देना। माजिद हिजाजी ने कहा लगाया और कहा, दौलत और औरत से ज्यादा मोहब्बत इंसान को बुज़दिल और कमजोर बना देती है। अगर मुझे कोई कहे जो कुछ पास है वो मेरे हवाले कर दो, तो मैं तलवार खींचकर उसे कहूंगा कि पहले मुझे कत्ल करो। फिर मेरी लाश से तुम्हें जो कुछ मिले वो ले जाना। मोहतरम, मुझे ये बताएं कि आप कौन हैं, दमिश्क में आप क्या थे और अब कहाँ जा रहे हैं? अगर आपने सच बता दिया तो हो सकता है आपको मुझसे ज्यादा मुखलिस और जांबाज मुहाफिज न मिल सके। मालूम होता है हमारी मंजिल एक ही है। मैं अय्यूबी की फौज का सिपाही जरूर हूँ, लेकिन भगोड़ा हूँ। उस आदमी ने अपने मुतालिक सब कुछ बता दिया। वो दमिश्क के मज़ाफ़ाती इलाके का जागीरदार था। उसे दरबार में ऐसी सरकारी हैसियत भी हासिल थी कि सल्तनत की शहरी और जंगी पॉलिसियों में भी उसका अमल दखल था। सुल्तान के बॉडीगार्ड दस्ते के ज्यादातर सिपाही उसी के दिए हुए थे। दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि वो सल्तनत के बालाई हिस्से का अहम किस्म का दरबारी था। उसे घर से निकलते जरा देर हो गई थी। अस्सौले ने अपने तमाम हाशिया बरदारों से कहा था कि वो हलब पहुंच जाएं। चुनाचे ये जागीरदार हलब जा रहा था। उसने ये भी बता दिया कि वो बहुत से जर्रो जवाहिरात साथ ले जा रहा है। 4 बीवियां पीछे छोड़ आया है। ये चूंकि सबसे छोटी और खूबसूरत थी, इसलिए इसे साथ ले आया है। उसने बड़े अफसोस के साथ जिक्र किया कि उसके मुहाफिज और तमाम मुलाजिम दमिश्क में ही उसका साथ छोड़ गए थे। उन्होंने उसका घर लूट लिया होगा। ये उसकी अपनी हिम्मत थी कि वो बर वक्त अपना बेशकीमत खजाना लेकर निकल आया। वो अब अस्सौले के पास जा रहा है। माजिद हिजाजी को उसकी दास्तान सुनकर खुशी हुई। ये जागीरदार उसके काम का आदमी था। इसके साथ वो हलब के दरबार तक पहुंच सकता था। उसने अपने मुतालिक बताया कि वो उस सवार दस्ते का कमांडर था जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथ दमिश्क लाया था, लेकिन वो सौले का मुरीद है, इसलिए वो उसके खिलाफ हाथ नहीं उठा सकता। इस अकीदतमंदी का नतीजा है कि वो अय्यूबी की फौज से भाग आया है और सुल्तान के दरबार में जा रहा है। अगर उसने पसंद किया तो वो उसके मुहाफिज दस्ते में शामिल हो जाएगा। उसने माजिद हिजाजी से पूछा, अगर मैं अभी से तुम्हें अपना मुहाफिज बना लूं तो तुम्हारी उजरत की शराइत क्या होंगी? मैं जैसे दमिश्क में बादशाह था उसी तरह वहां भी बादशाह हूंगा जहां जा रहा हूं। मेरे मुहाफिज बनकर तुम्हें अफसोस नहीं होगा। माजिद हिजाजी ने कहा, अगर मुझे आप अपना मुहाफिज बनाएंगे तो आपको फौजी मुशीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी उजरत आप मेरी काबिलियत देख कर खुद ही मुकर्रर कर दें। मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा। माजिद हिजाजी उसका बॉडीगार्ड बन गया। यूं कहिए कि एक दरबारी जागीरदार के साथ सुल्तान अय्यूबी का एक जासूस लग गया। उस जागीरदार के पास बेअंदाजा जर्रो जवाहिरात थे जो उसने ऐसे सामान में छुपा रखे थे जो बज़ाहिर मामूली सा था। उसे फौरी तौर पर एक मुहाफिज की जरूरत थी। माजिद के डराने से ये जरूरत और शदीद हो गई थी। उस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था और फजा खुनक होने लगी थी। माजिद के मशवरे पर उन्होंने वहीं कयाम किया। रात गुजर गई तो जागीरदार को यकीन आ गया कि माजिद काबिल एतमाद साथी है। लंबी मुसाफत के बाद वो हलब पहुंचे। उस वक्त हलब का अमीर शमसुद्दीन था, जिसने थोड़े ही अरसा पहले सलीबियों को तावान देकर उनसे सुलह कर ली थी। अल मलिक अल सौले दमिश्क से भागकर वहां पहुंच चुका था। उसके तमाम उमरा वुज़रा उसके साथ थे और उसके बॉडीगार्ड के दस्ते भी वहां पहुंच रहे थे। अल सौले ने हलब की इमारत पर कब्जा कर लिया था और उसके उमरा वगैरह फौज को नए सिरे से मुनज़्ज़म करने लगे थे। सूरत हाल ऐसी थी कि फौज को हर उस आदमी की जरूरत थी जिसमें थोड़ी सी जंगी सूझबूझ हो। अल मलिक अल सौलेह के पास सोने और खजाने की कमी नहीं थी। कमी फौज कमांडरों और मुशीरों की थी। वो और उसका टोला सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ लड़ने और खिलाफत बहाल करने को बेताब थे। उनकी बेताबियों से यूं पता चलता था जैसे उनके दुश्मन सलीबी नहीं सुल्तान अय्यूबी है। उन्होंने खलीफा की मोहर के साथ इधर उधर के उमरा को पैगाम भेजे कि वो सल्तनत के दिफा के लिए सुल्तान अल मलिक अल सौलेह के साथ फौजी ताउन करें। इन उमरा में हम्स, हमा और मूसल के हुक्मरान खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। किसी की तरफ से उम्मीद अफजा जवाब मिला और किसी ने ताउन का सिर्फ वादा किया। ये जागीरदार हलब पहुंचा तो अस्सौले ने उसे खुशामदीद कहा। वो भी सौलेह की जंगी मजलिस मुशावरत का अहम रुकन था। उसे हलब में एक मकान दे दिया गया। वो आते ही इस कदर मसरूफ हो गया कि सुबह को गया, आधी रात को घर आता। उसकी गैर हाजिरी में उसकी बीवी माजिद हिजाजी में दिलचस्पी लेने लगी। माजिद ने उसके साथ ऐसी बेतकल्लुफी पैदा कर ली जिसमें बदनीयती का शायबा तक न था। माजिद ने पुरवकार अंदाज इख्तियार किए रखा जिससे लड़की मुतासिर हुई और वो जैसे भूल ही गई हो कि माजिद उसके खावंद का मुहाफिज है। माजिद अपने मिशन पर काम कर रहा था। उसने 2-3 दिनों में लड़की के दिल पर कब्जा कर लिया।
उसने लड़की से पूछा कि उसके खावंद की बाकी 4 बीवियां कैसी थीं। उसने बताया कि कोई ऐसी बुरी तो नहीं थी। इस शख्स ने उन्हें पुरानी समझकर धोखा दिया और इस लड़की को साथ लेकर भाग आया। माजिद हिजाजी ने कहा, और एक रोज ये तुम्हें भी छोड़कर किसी और को ले आएगा। इन अमीरों का ये शुगल है। लड़की ने कहा, अगर मैं तुम्हें दिल की बात बता दूं तो मेरे खावंद को तो नहीं बताओगे, मुझे धोखा तो नहीं दोगे? माजिद ने कहा, अगर मेरी फितरत में धोखा और फरेब होता तो मैं तुम्हारे खावंद को वहीं जहां मैं तुम्हें मिला था आसानी से कत्ल करके तुम पर और तुम्हारे मालो दौलत पर हाथ साफ कर सकता था। मैं मर्द हूं, औरत को फरेब देना मर्द की शान के खिलाफ है। लड़की ने कहा, मैं अब इस राज को अपने दिल में ज्यादा देर नहीं रख सकती। मुझे तुमसे ऐसी मोहब्बत है जिस पर मेरा काबू नहीं रहा, और यह भी एक राज है कि मुझे उस खावंद से नफरत है। मैं बिकी हुई लड़की हूं, कई बार दिल में आई है कि अपने आप को खत्म कर दूं। मैं शायद बुज़दिल हूं, अपनी जान लेने से डरती हूं। मेरे इरादे कुछ और थे, मेरे ख्यालात कुछ और थे। तुमने मेरे इरादों और ख्यालों पर मिट्टी डाल दी। मेरा ये इरादा पक्का कर दिया कि अपने आप को खत्म कर दूं। मैंने कहा, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें चूंकि मुझसे मोहब्बत है इसलिए तुम खुदकुशी करना चाहती हो? लड़की ने कहा, नहीं। मेरे जहन में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का तसव्वुर नूरुद्दीन जंगी से ज्यादा मुकद्दस और प्यारा था। तुमने उस तसव्वुर को तोड़ फोड़ दिया है। क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी उतना ही बुरा है जितना तुमने बताया है? माजिद हिजाजी ने कहा, मैं तुम्हारे राज को अपना राज समझूंगा, उसके इवज तुम्हें अपना एक राज देता हूं। मैं तुमसे कोई वादा नहीं लूंगा कि मेरे राज की हिफाजत करना। अगर मेरा राज फाश हो गया तो न तुम जिंदा रहोगी न तुम्हारा खावंद। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी का जासूस हूं। मैंने 2-4 दिनों में भांप लिया है कि तुम असल में क्या हो। मैं तुम्हें बताता हूं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का तसव्वुर उससे कहीं ज्यादा मुकद्दस है जो तुमने अपने जहन में बना रखा है। वो उन अमीरों और बादशाहों का दुश्मन है जिन्होंने लड़कियों को अपने हरमों में कैद रखा है। वो इसके सख्त खिलाफ है कि मर्द औरत को सिर्फ तफरी और अय्याशी का जरिया बनाए। वो मर्द और औरत की बराबरी का और एक खावंद और एक बीवी का कायल है। वो औरतों को फौजी तरबियत देना चाहता है। मैंने तुम्हारे खावंद का एतमाद हासिल करने के लिए झूठ बोला था कि अय्यूबी ने अपनी फौज के चंद दस्तों को दमिश्क से भागने वालों को लूटने और उनकी लड़कियों को उठाने के लिए भेजा है। वो सच्चे इस्लाम का अलमबरदार है। मैं उसी इस्लाम की खातिर और उसी सलाहुद्दीन अय्यूबी की खातिर यहाँ एक काम के लिए आया हूँ। लड़की की आंखों में चमक सी पैदा हो गई। उसने माजिद हिजाजी का एक हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और चूम लिया। फिर बोली, तुम्हारा ये राज कभी फाश नहीं होगा। मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। मुझे बताओ कि सलाहुद्दीन अय्यूबी असल में क्या है और तुमने मेरे खावंद को क्या बताया था। मैं औरतों की उस जमात की लड़की थी जो नूरुद्दीन जंगी की जिंदगी में हमने बनाई थी। हम सलीबियों के खिलाफ अपना महाज कायम कर रही थी। जंगी की बेवा हमारी सरपरस्त और निगरान थी। मेरा बाप पसंद नहीं करता था कि मैं इस जमात में रहूं। वो लालची और खुशामदी इंसान है। उसके लिए सलीब और हिलाल में कोई फर्क नहीं। वो उसी का गुलाम है जिससे उसे कुछ रकम हाथ आ जाए। उसने मुझे उस आदमी के हाथ बेच दिया। इस सौदे को लोग शादी कहते हैं। तुम जानते हो कि मुसलमान की बच्ची मैदान जंग में हो या उसे कोई भी जंगी और कौमी काम दे दो, वो मर्दों को हैरान कर देती है और दुश्मन का मुंह फेर सकती है। मगर यही बच्ची जब हरम में कैद कर ली जाती है तो वो च्यूंटी बन जाती है। यही हालत मेरी हुई। अगर मेरा ये खावंद मामूली हैसियत का होता तो मैं बगावत करती, इससे निजात हासिल करने की कोशिश करती। मगर इस आदमी के पास ताकत है, दौलत है, और अल-सालेह का जो मुहाफिज दस्ता है उसके आधे सिपाही इसके इलाके के हैं जो इसी के भर्ती कराए हुए हैं। मैं चूंकि इसकी पहली 4 बीवियों से ज्यादा जवान और खूबसूरत हूँ, इसलिए मैं ही इसका खिलौना बन गई। मेरी रूह मर गई, मेरा सिर्फ जिस्म जिंदा रहा। बाहर की दुनिया से मेरा रिश्ता टूट चुका था और मैं जिस दुनिया में कैद थी वहां शराब और गाने के सिवा कुछ न था। अगर कुछ था तो वो नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल के मंसूबे थे। वो बोलते बोलते चुप हो गई। उसने माजिद हिजाजी को झंझोड़ कर कहा, क्या तुम मेरी बातें सुन रहे हो? मैंने यकीन किए बगैर कि तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूस हो या मेरे खावंद के, तुम्हें अपने दिल की बातें सुना रही हूँ। अगर तुम मेरे खावंद के जासूस हो तो उसे ये सारी बातें सुना देना जो मैं तुम्हें सुना रही हूँ। वो मुझे सजा देगा। मैं अब हर किस्म की सजा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास अब जिस्म रह गया है, ये जिस्म पत्थर बन गया है, रूह मर गई है। माजिद हिजाजी ने कहा, तुम्हारी रूह जिंदा है। मेरी निगाहें गहराइयों से ज्यादा गहराई तक देख लिया करती हैं। मैंने देख लिया था कि तुम्हारी रूह जिंदा है, वरना मैं अपना राज कभी तुम्हारे आगे न खुलता। मैं हुस्न और जवानी से मगलूब होने वाला इंसान नहीं हूँ। अपनी जान इस्लाम के नाम पर वक्फ कर दी है। तुम बोलो, अपना दिल हल्का करती जाओ, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारी दास्तान मेरे लिए नई नहीं, ये हर मुसलमान औरत की दास्तान है।
اسلام کا زوال اسی روز شروع ہو گیا تھا جس روز ایک مسلمان نے حرم کھولا اور اس میں خوبصورت لڑکیاں خرید کر قید کی۔ صلیبیوں نے کہا کہ اب اس قوم کو عورت کے ہاتھوں مرواؤ، انہوں نے ہمارے بادشاہوں کے حرم اپنی بیٹیوں سے بھر دیے ہیں۔ لڑکی نے کہا یہ میرے خاوند کے گھر میں بھی ہوا، میں نے اپنی آنکھوں صلیبی لڑکیوں کو اپنے خاوند کے پاس آتے اور شراب پیتے دیکھا ہے، میں سوائے رونے کے اور کر ہی کیا سکتی تھی۔ میں اس لیے نہیں روتی تھی کہ ان لڑکیوں نے مجھ سے میرا خاوند چھین لیا تھا، بلکہ اس لیے کہ مجھ سے میرا اسلام چھن گیا تھا، وہ اسلام جس کی خاطر میں نے تمہاری طرح اپنی جان وقف کی تھی۔ ماجد نے کہا آؤ جذباتی باتوں سے ہٹ کر اس کام کی باتیں کریں جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا اپنے خاوند پر تمہارا کتنا کچھ اثر ہے، کیا تم اس کے دل سے راز کی باتیں نکال سکتی ہو؟ لڑکی نے کہا شراب کے 2 پیالے پلا کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر میں اس سے ہر راز لے سکتی ہوں، تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کچھ سوچ کر اور مسکرا کر کہا میری ایک ذاتی شرط مان لو گے، اگر میں تمہارا کام کر دوں تو مجھے یہاں سے لے جاؤ گے، میری محبت کو ٹھکراؤ گے تو نہیں؟ ماجد حجازی نے اس کا دل رکھ لیا اور اس کی شرط مان لی۔ اس نے اسے بتایا کہ الصالح 11 سال کا بچہ ہے، وہ امیروں کے ہاتھوں کھلونا ہے، یہ امیر اور وزیر صلاح الدین ایوبی کو ختم کر کے سلطنت اسلامیہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اگر ایسا ہو گیا تو ان ٹکڑوں کو صلیبی ہضم کر جائیں گے اور اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے کہ جس قوم نے اپنے ملک کے ٹکڑے کیے وہ کبھی زندہ نہیں رہی، ہمارے یہ امیر صلیبیوں تک سے مدد لینے کو تیار ہیں، صلیبی انہیں ضرور مدد دیں گے اور اس کے عوض وہ انہیں اپنا محکوم بنائیں گے۔ میں یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ خلیفہ کے ہاں کیا منصوبے بن رہے ہیں اور صلیبی انہیں کیا مدد دے رہے ہیں، مجھے یہ خبر بہت جلدی سلطان ایوبی تک پہنچانی ہے تاکہ اس کے مطابق کارروائی کی جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان ایوبی بے خبری میں صلیبیوں کے حملے کی زد میں آ جائے۔ لڑکی نے پوچھا کیا صلاح الدین ایوبی مسلمان امیروں پر حملہ کرے گا؟ ماجد نے کہا اگر ضرورت پڑی تو وہ دریغ نہیں کرے گا۔ لڑکی بہت ہی جذباتی تھی اور وہ ذہین بھی تھی، اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا اسلام کو یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپس میں لڑے گی۔ ماجد نے کہا اس کے سوا کوئی اور علاج نہیں، صلاح الدین ایوبی بادشاہ نہیں، اللہ کا سپاہی ہے، وہ کہتا ہے کہ ملک اور قوم کو خطروں اور تباہی سے بچانے کا فرض فوج کے سپرد ہے، یہ خطرہ باہر کے دشمن کا ہو یا اندر کے غداروں اور مفاد پرست حکمرانوں کا، ان سے ملک اور قوم کو بچانا سپاہی کا فرض ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ فوج کو حکمرانوں کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بننے دے گا، فوج حکمرانوں کی اعلی کار بنی ہوئی ہے، وہ مسلمان کافروں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو کافروں کو دوست سمجھ کر انہیں اپنی جڑوں میں بٹھاتا ہے۔ اب تمہارا یہ کام ہے کہ اپنے خاوند سے یہ راز لو کہ یہاں کیا منصوبہ بن رہا ہے۔ لڑکی نے کہا میں راز بھی دوں گی اور دعا بھی کروں گی کہ جب تم یہاں سے دمشق جاؤ تو تمہارے ساتھ یہ راز بھی ہو اور میں بھی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔